नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया आपके साथ। महाराष्ट्र सरकार ने 2024-2025 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री अजित पवार ने महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। आज हम बजट पर ही बात करने वाले हैं। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कमलेश शाह जी, एक्स बैंकर। कमलेश जी एक एक्टिव सोशल पॉलिटिकल वर्कर तो हैं ही, साथ ही साथ महाराष्ट्र शासन की रेसनिंग विजिलेंस कमेटी के 6 साल तक मेंबर रह चुके हैं और 2012 से 17 तक 5 साल तक मुंबई महानगर पालिका के ट्री अथॉरिटी मेंबर भी रह चुके हैं और प्रोफेशन से वो एक इंटरनेशनल फॉरेन बैंक में मैनेजर के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसलिए उनको स्टॉक मार्केट का काफ़ी नॉलेज है और उनके इस 32 साल के अनुभव को आज हम यूटिलाइज करने वाले हैं। महिलाओं को इस बजट में, महिलाओं को, युवाओं को सर बहुत जगह दी गई है इस बार बजट में। अजित पवार जी ने महिलाओं को जो है 21 साल से 60 वर्ष तक की महिलाओं को 1500 रुपये मासिक भत्ता देने की एक उन्होंने ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए 46,000 करोड़ का बजट उन्होंने रखा है। सर, ये आगामी चुनाव को देखते हुए किया गया है। सुप्रिया जी, सबसे पहले आपको, अपने सारे दर्शकों को नमस्कार। और सबसे पहले मैं आपका, पवार जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज आप मुझे इंडिया आवाज़ पे ये टॉक शो में आपने निमंत्रित किया। महाराष्ट्र बजट कल ही पेश हुआ था विधानसभा में। और देखिए सुप्रिया जी, जब 3 के 4 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव आने वाले हो ना, तो किसी भी दल की, किसी भी पार्टी की सरकार होगी, वो पॉपुलिस्ट बजट तो देगा ही देगा। निश्चित रूप से बजट में ऐसी कोई चीज तो वो नहीं देंगे जिससे कि मतदारों के ऊपर, करदाताओं के ऊपर कुछ प्रभाव पड़े। तो आप ये कह सकते हो कि कुछ मात्रा में ये पॉपुलिस्ट बजट है। और इस बजट में महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए काफ़ी उन्होंने फोकस किया हुआ है। बिल्कुल सही बताया आपने कि 21 से 60 साल की महिलाओं के लिए प्रति माह 1500 रुपया देने की जो बात की है, और उसके लिए बजट में 46,000 करोड़ 46,000 करोड़ का प्रोविज़न किया है। मैं ये कहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में, ये कहूँगा पिछले 10 साल में जब एनडीए की सरकार बनी और मोदी सरकार के भी कुछ प्रकल्पों को जब मैं देखता हूँ, तो महिला सशक्तिकरण के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है और उसी दिशा में महाराष्ट्र सरकार का ये एक कदम है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी सर। और सर, युवाओं के लिए भी काफ़ी उन्होंने लाया है कि 10,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे उनको रोजगार मिले। और कहीं सभी को, सारे ही क्षेत्रों को इस बार बजट में कवर करने की कोशिश की गई है। काफ़ी सारे ऐलान किए गए हैं। जवानों के लिए भी जो टैक्स है उसमें उनको राहत दी गई है। पेट्रोल और डीजल पर भी जो टैक्स था वो घटाया गया है कुछ जगहों पर, नवी मुंबई और बाकी जगहों पे। और पेट्रोल में सर 65 पैसे और डीजल में 27 पैसे प्रति लीटर सस्ता करने की ये है। और अजित पवार जी ने कहा है कि इससे सरकार को कुछ करोड़ों का घाटा भी होने वाला है, पर फिर भी उन्होंने ये वाला जो है उन्होंने बजट लाया है। सर, ये जितने और पर विपक्ष का ऐसा यहाँ पर कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव जो है उससे जोड़कर वो इस बजट को देख रहे हैं। उनका कहना है कि जितने भी बजट में प्रस्ताव दिए गए हैं, विधानसभा और विधान परिषद की मंजूरी के बाद 1 जुलाई से ये जो पेट्रोल वाला है ये लागू हो जाएगा। तो ये लोगों में जो नाराजगी थी पहले महंगाई को लेके और उन सब को लेकर किया गया है। सुप्रिया जी, देखिए, जन सामान्य को जो असर होती है ना, वो दो चीज़ के ऊपर सरकार ने अगर ध्यान दिया, तो आपने बताया कि पेट्रोल का भाव 65 पैसा कम किया और डीजल की मेरी जानकारी है वहाँ तक 2 रुपया तक का फर्क पड़ रहा है। तो ये दो चीज़ जो है ना, हम सब के, आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ चीज़ है। ये एक अच्छा कदम है। चुनाव के दृष्टिकोण से ये बजट को दिया गया, तो मैंने पहले ही जैसा आपको बताया कि सभी दल इस प्रकार का ही बजट लाएंगे। सॉरी, पर मेरा एक ये कहना है कि बजट के अंदर जितने प्रोविजंस होते हैं, तो वो प्रोविजन में से कितने प्रोविजंस है जो रियल में लाइव, यानी कि उसका अमल बजावनी होती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो देखना बहुत जरूरी होगा। सरकार, हर सरकार, मैं तो कहूँगा हर वित्त मंत्री बहुत सारी घोषणाएं करते हैं, अनेक नई योजना आती है, लेकिन वर्ष के अंत के बाद ही हमको पता चलता है कि ये योजना कितनी कारगर निकली हुई है। और जो कहा ना आपने कि युवाओं के लिए भी फोकस किया है, उसमें से एक पॉइंट जो मेरे ध्यान में है
महाराष्ट्र के 17 शहरों में पिंक ई रिक्शा, जिसके लिए जो नई योजना है करीबन 10,000 महिलाओं के लिए 10,000 उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट उनको दिया जाएगा। और उस प्रकार से महिलाओं के, युवाओं में भी महिलाओं को भी प्राधान्य दिया है। और बजट के अंदर वित्त मंत्री के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक और लोगों की अनेक प्रकार की मांग होती है कि इसका दाम कम करो, उसका दाम कम करो, यहाँ पे टैक्स कम करो। तो सरकार को अपना रेवेन्यू जो है उसको भी देखना होता है। और दूसरी ओर अनेक प्रकार की योजना लागू होती है जिसमें बड़ी मात्रा में फंड की आवश्यकता होती है। तो सरकार के लिए चैलेंज ये बनती है कि फंड कैसे जुटाए। लोगों की अपेक्षा है कि टैक्सेस कम हो जाए, दूसरी ओर लोगों की और अपेक्षा है कि बहुत सारी योजनाओं का उनको लाभ मिले। तो उसको बैलेंसिंग करके चलना पड़ता है वित्त मंत्री को। और मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक बैलेंसिंग की कोशिश की है। सर, किसानों को भी फ्री बिजली दी जाएगी और 44 लाख किसानों के बिजली बिल भी माफ किए जाएंगे। जी, मैं भी ये पढ़ रहा था कि किसानों के लिए 7.5 हॉर्स पावर की जो मोटर यूज़ करते हैं वहाँ तक के लिए जो बिजली का बिल होगा वो माफ़ किया जाएगा। और मेरा अनुमान है कि करीबन 15,000 करोड़ रुपया का ये सरकारी बोझ बढ़ेगा सरकार के ऊपर। लेकिन ऐसा है कि पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र में, तो मैं विशेष रूप से कहूँगा कि हमने देखा है कि किसानों की आत्महत्या के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। और किसानों को तो हम अन्नदाता भी कहते हैं। तो किसानों की आर्थिक स्वावलंबन के लिए किसानों को जो एक मदद सरकार से मिलनी चाहिए वो अविरत चालू रहे, वह तो मैं भी उसे ठीक मानता हूँ, होना चाहिए। लेकिन साथ साथ सरकार को ये प्रयास करना होगा कि किसान को कर्ज मुक्त कैसे किया जाए। यस, क्योंकि क्या हो रहा है, हम बरसों के बरस तक किसानों के कर्ज माफी की बात करते हैं, कर्ज माफ हो जाते हैं, किसान जहां था वहीं खड़ा होता है। तो क्यों ना ऐसी कोई एक व्यवस्था बनाई जाए कि जहां किसानों को अपने उत्पन्न के अच्छे दाम मिले, अपने उत्पन्न अच्छी तरह से बने वैसी टेक्नोलॉजी मिले, टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से, मार्केट के सपोर्ट से, गवर्नमेंट के सपोर्ट से। और लास्ट में यह कहूँगा, जो सबसे बड़ा खतरा हर किसानों को होता है कि किसी भी कारण से जब फसल खराब हो जाती है, आप उसका नैसर्गिक कारण कीजिए, बाढ़ कह दीजिए, तो उसके इंश्योरेंस का भी प्रावधान अच्छी तरह से करें। तो क्या होता है कि किसान की फसल नष्ट होने के बाद भी इंश्योरेंस से जो क्लेम मिलता है ना, तो वो किसान कर्जे में डूबेगा नहीं और आत्महत्या का प्रमाण मैं तो कहूँगा बिल्कुल कम हो जाएगा। सरकार को इस विषय के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ऐसा मैं कहूँगा। जी सर। और वित्त मंत्री जी ने युवाओं के लिए भी बोला है कि एक प्रशिक्षण का ऐलान किया है उन्होंने, जिसके तहत वो बोले हर साल 10 लाख युवाओं को औद्योगिक और गैर औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नौकरियां और उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ये जो है सर, रोजगार का मुद्दा काफ़ी बड़ा मुद्दा था, इस लोकसभा चुनाव में भी रहा था और काफ़ी युवा नाराज़ नज़र आ रहे थे। राहुल गांधी जी की जो पद यात्रा निकली थी उसमें काफ़ी जो बेरोजगार युवा थे उनसे अपनी समस्याओं का जिक्र कर रहे थे। उसको देखते हुए ये सब जो है, क्या ये युवाओं को खुश करने के लिए किया गया है? सुप्रिया जी, देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जहाँ तक महंगाई और बेरोजगारी का सवाल है ना, वो पूरे देश भर में है और महाराष्ट्र में भी है। ये सबसे बड़ा मुद्दा सरकार के लिए है। और मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि बेरोजगारी के इश्यू के ऊपर सभी सरकारों ने, सभी राज्यों की सरकार का हो, केंद्र सरकार का हो, उनको जिस प्रकार से काम करना चाहिए वैसा काम नहीं हो रहा है। रोजगार उतनी बड़ी मात्रा में तैयार नहीं हो रहे, नए रोजगार के अवसर बहुत कम हो चुके हैं। तो सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और आपने सही कहा कि ऐसे समय में सरकार अगर युवाओं को प्रशिक्षण के लिए आर्थिक अनुदान देती है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए, स्पेशलाइज कोर्स के लिए अनुदान देती है, तो मैं कहूँगा कि आने वाली जो पीढ़ी है ना, नई पीढ़ी, उनको एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और महाराष्ट्र, मैं तो यह कहूँगा कि मैं तो महाराष्ट्र में ही पैदा हुआ हूँ, जन्म से यही हूँ। तो महाराष्ट्र हमारा नंबर 1 स्टेट था विकास की अगर हम बात करें तो। आज भी अगर मैं कहूँ कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आज भी महाराष्ट्र अपना प्रथम क्रमांक पे है। और मेरी ये दिल से कामना है कि हमेशा अपना महाराष्ट्र नंबर 1 रहना चाहिए। लेकिन सुप्रिया जी, मैं आपसे 2-3 इंपॉर्टेंट डेटा शेयर करना चाहूँगा अगर आपकी अनुमति हो तो। देखिए, जब हम बजट की बात करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि कुछ इम्पोर्टेंट आंकड़े लोगों के सामने रखने चाहिए।
उसमें एक ये है कि ये बजट के अंदर सरकार का रेवेन्यू रेवेन्यू है ना, सरकार की इनकम कितनी हो जाती है। तो सरकार की इस बजट के अंदर जो अंदाजित इनकम है वो 4,99,463 करोड़ है। और सामने एक्सपेंसेस सरकार का जो खर्च होता है वो 5,19,514 यानी 5,19,514 का एक्सपेंसेस है। यानी इस बजट में करीबन 20,051 करोड़ का घाटा है। ये बजट की अगर हम साइज की बात करें तो बजट की साइज जो है ना 6,12,293 6,12,293 करोड़ का यह बजट की साइज है। और पूरी ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट हम देखते हैं तो वो 1,10,000 करोड़ के आसपास आती है। और अब आपने जो एक बात कही ना उसके ऊपर मुझे ये कहना है कि सरकार की जो रेवेन्यू की हम बात करते हैं, अब मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट आंकड़ेवारी ये देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार ये सारी योजना ला रही है, लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से आएगा उसके ऊपर कोई उन्होंने बात नहीं की, कोई उसके उस पर स्पष्टीकरण नहीं है। आज की तारीख में भी महाराष्ट्र सरकार के ऊपर 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है। अगर ये स्टेट कर्जे में है, बजट अपना डेफिसिट पे चल रहा है, तो मुझे आप बताइए सारी योजनाओं के लिए फंड कहाँ से आएंगे। और उसके लिए भी मैं आपके साथ एक डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा शेयर करना चाहूंगा। देखिए, सरकार का विकास कब होता है? जब सरकार डेवलपमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर ज्यादा प्रमाण में खर्च कर रही है, बरोबर है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर पिछले 3 साल में क्या खर्चा हुआ है उसकी मैं आंकड़ेवारी आपके सामने रखता हूँ। देखिए, 2020-21 के वर्ष के अंदर सरकार ने प्रोविजन किया था 43,828 करोड़ रुपीस का। वास्तव में खर्च कितना हुआ? तो सिर्फ 32,029 करोड़ रुपया, यानी कि करीबन 10,000 करोड़ रुपया कम खर्च हुआ, क्योंकि फंड नहीं होगा। 2021-22 का साल था, उसमें 60,960 करोड़ का प्रोविजन किया था और उसमें एक्चुअल एक्सपेंसेस खर्च 49,106 करोड़ के, यानी तभी भी 11,000 करोड़ कम हुआ। 2022-23 पिछले साल की बात करें तो उसमें 77,396 करोड़ का प्रोविजन किया था और एक्चुअल खर्च हुए हैं वो 66,308 करोड़ हुआ है। यानी क्या हो रहा है कि बजट के अंदर जितनी घोषणा हुई है, जो अलोकेशन किया है, पर उतना खर्च होता नहीं है। खर्च नहीं होने के पीछे एक मेन कारण वही है कि फंड नहीं होता है। तो सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जिस प्रकार की योजना वो लेके आते हैं तो सामने बजट में ये भी बताए कि ये प्रोविजन जो हम कर रहे हैं तो उसके सामने रेवेन्यू कहाँ से ये आएगा। बहुत बड़ी बात है सर। अगर उन्होंने योजनाओं को ऐलान कर दिया है और वो लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो नाराजगी आगे उनको ही भुगतान करना जी, पड़ेगा उसका। जी। सर, जैसे अग्निवीर मामले में काफी लोगों ने अपना आक्रोश प्रकट किया था। सब लोगों ने कहा था कि 3 साल का जो पहले जैसी आर्मी चलती थी वैसे ही चलनी चाहिए थी। तो अब सरकार ने उनके लिए भी कुछ इस बार बजट में लाया है। उन्होंने कहा है कि जो सशस्त्र बल, असम राइफल्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, इन सभी को प्रोफेशनल टैक्स नहीं भरना होगा। ये एक उन्होंने एक बड़ी बात कही है और जवानों को टैक्स से राहत देने की बात कही है। तो अग्निवीर वाले मामले में काफी लोग गुस्से में नजर आए थे उसके बाद में। तो सर, ये योजनाएं जितनी भी हैं आप आम इंसान के जो समझ पाए, अब बताइए, जो ये बजट आया है आम इंसान को उसका सीधा फायदा या फिर नुकसान कैसे पहुंचेगा? बिल्कुल, आपने ये अच्छा सवाल किया। देखिए, मैंने शुरुआत में कहा था कि आम आदमी के जीवन से 2-3 चीज से जुड़ता है, जिसका हमने पहले उल्लेख किया, पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ना यानी कम होना, इसकी सीधी असर हमारे जेब पे होती है। तो आम आदमी को तो सीधी उसकी इम्पैक्ट होती है। जहाँ तक राज्यों का बजट के सवाल होते हैं, दूसरा एक बेनिफिट कहाँ हो जाता है मैं आपको कहूँगा कि जब हम कोई फ्लैट खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उसके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन के स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं हम लोग, रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करते हैं। अगर आप स्टैम्प ड्यूटी भी कम करते हो तो छोटे छोटे फ्लैट धारक जो होते हैं, यानी 300 फुट, 400 फुट, 500 फुट के घर लेते हैं, तो उनको एक बड़ी राहत मिल जाती है। तो ये जो स्टैम्प ड्यूटी के जो रेट है उसके ऊपर सरकार ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए। छोटे फ्लैटों के लिए मैं कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो 10-20 करोड़ के फ्लैट है उसके ऊपर भी आप अमीरों के लिए सोचो, लेकिन मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके ऊपर थोड़ा सरकार ध्यान देगी तो अच्छा रहेगा। और आपने बिल्कुल कहा कि देखिए, आम आदमी को 2-3 चीज़ें सबसे ज़्यादा जीवन की ज़रूरत कहूँगा। एक होता है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। अब अपने बच्चों की पढ़ाई जब होती है तो बच्चों की पढ़ाई में
स्कूल की फीस से लेकर, स्कूल से किताब लेकर, यूनिफॉर्म लेके, ट्यूशन लेके, स्कूल की बस लेके, तो आज एक बच्चे के लिए जो हजारों रुपया खर्च आता है ना, तो सरकार इसके ऊपर ज़रा ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। उसी तरह से हेल्थ केयर है। दुर्भाग्य से अगर किसी के परिवार में भी संकट आया और वो बीमार हुए, हॉस्पिटल में जाना पड़ा, तो आज ऐसा हो रहा है कि सभी के पास तो मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है, और हॉस्पिटल में छोटे मोटे बीमारी में लाख, 2 लाख, 3 लाख का बिल तो वैसे ही होता है। अब ये अच्छी बात ऐसी है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की तो सहायता देने वाले हैं, और केंद्र सरकार ने भी ये कहा है ना कि अब 70 साल के ऊपर जो भी होगा उन सबको ये योजना में लाया जाएगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि महाराष्ट्र सरकार को हेल्थ केयर और एजुकेशन के ऊपर और ध्यान देना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। जी सर। और सर, लाडली लक्ष्मी योजना जो मध्य प्रदेश में लागू है, वैसे ही उन्होंने यहाँ पर भी लाडली बहना योजना लाने का एक प्रस्ताव रखा है बजट में। तो सर, यहाँ पर विपक्ष ने एक और कटाक्ष किया है कि सिर्फ बहनों के लिए क्यों बात हो रही है, भांजों के लिए भी बात होनी चाहिए। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, मैंने वो वक्तव्य देखा है, कांग्रेस की ओर से वक्तव्य आया था ये कि सिर्फ बहनों को क्यों, भाइयों को क्यों नहीं। नहीं, ये एक जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आज भी मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे देश के कई सारे हिस्सों में, और विशेष करके ग्रामीण हिस्सों में, महिलाओं को उतनी एक जैसे कहते हैं ना कि सुविधा मिलनी चाहिए, वो सुविधा नहीं मिल रही है। तो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण उनका होना चाहिए, शिक्षण के रूप में भी। अभी आज देखिए कि मैंने ये भी पढ़ा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के, इंजीनियरिंग लेवल के कोर्स के लिए भी महिलाओं को सरकार उनकी फीस को रीइंबर्स कर देगी। तो आज अभी ये समय में जब हम जो जी रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि महिलाओं के ऊपर थोड़ा फोकस ज़्यादा होगा तो वो अच्छा है। हाँ, भाइयों के लिए ये कर सकते हैं सरकार कि कुछ नए रोजगार निर्माण हो, उसके ऊपर ध्यान दे तो अच्छा होगा। जी सर। सर, आखिरी सवाल है मेरा आपसे। सर, ये पूरा टोटल बजट को आप कैसे समझते हैं और आपको ये बजट कैसा लगा? मैं सुप्रिया जी, ये जब बजट डिबेट में जाता हूँ ना बाकी चैनलों में, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कोई पॉलिटिकल एंगल से बजट को नहीं देखता, बट एक बैंकर के रूप में और एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के रूप में देखता हूँ। मेरा ये मानना है कि स्वाभाविक रूप से हर बजट वित्त मंत्री अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है शायद जो हमको जनमानस के लिए वो अप्रिय होती है, लेकिन वो सरकार की मजबूरी होती है। सरकार के बजट के अंदर मैं हमेशा ये कहूँगा, ये लोगों की अपेक्षा होती है कि उसका कुछ फायदा है ना आम आदमी के पॉकेट पर हो, आम आदमी के जेब में या 2 पैसे ज़्यादा आए या उसके ऊपर 2 पैसे का बर्डन कम हो, उस प्रकार का बजट हो तो वो अच्छा होगा। इस बजट में सरकार ने कोशिश अच्छी की है, लेकिन ये बजट कितना सक्सेसफुल है वो तो वर्ष के अंत के ऊपर हम जब फिर से मिलेंगे तब बात करेंगे कि सरकार ने इतनी सारी योजनाएं बनाई थी और उसमें कितनी कारगर हुई है। धन्यवाद सर। ये थे एक्स बैंकर कमलेश शाह जी। इन्होंने बजट के ऊपर हमें काफ़ी जानकारी दी, और अब ऐसे ही और मुद्दों को जानने के लिए आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया को। हमारे साथ जुड़े, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।